जब लोहित व्यास ने गेट टुगेदर का जिक्र किया तो मोंटी को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे में लोहित के जाने के बाद उसने अभिनव की तरफ देखकर पूछा, किस चीज का गेट टुगेदर हो रहा है अभिनव? अभिनव बार की तरफ बढ़ने लगा और मोंटी भी उसके पीछे पीछे आया। अभिनव ने चलते हुए कहा, आज सुबह जब तुम अमानत से घुल मिल रहे थे तब मैं इटली के कुछ माफिया बॉसेस के साथ एक मीटिंग करने गया था। वहीं पर हमने एक गेट टुगेदर प्लान किया है ताकि सभी के बीच परिचय हो सके। अभिनव की बात सुनकर मोंटी हंसने लगा और बोला, अमानत को किस करना ज्यादा वर्थ इट था। वैसे भी इन फॉर्मल मीटिंग्स में मैं काफी बोर हो जाता हूँ। आई होप गेट टुगेदर फिर भी थोड़ा मजेदार हो। अभिनव ने मोंटी की बात पर सिर हिलाया और फिर बारटेंडर के पास जाकर सबसे महंगी शराब में से एक ऑर्डर कर दी। अभिनव जानता था कि उसके अब सस्ते ठर्रे पीने के दिन नहीं रहे थे और टाइगर होने के नाते उसे अपनी एक इमेज मेंटेन करके चलनी थी। दूसरी ओर दिक्पाल भी शराब खरीदने में कोई कंजूसी नहीं करता था, इसलिए उसने आज अपने घर पर हो रही पार्टी के लिए एक से एक शराब की बोतल मंगवा ली थी। दिक्पाल के प्रेसिडेंट बनने का दिन तय हो चुका था और उसी की खुशी में उसने ये पार्टी रखी थी। इस पार्टी में हर वो मेंबर इनवाइटेड था जो पहले से दिक्पाल में रुचि दिखा रहा था। वहाँ का माहौल पूरी तरह से हल्का हो चुका था और उन मेंबर्स को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन्हें अभिनव की मौत का कोई गम भी था। चलने दो, ना म्यूजिक रुकना चाहिए और ना ही पैग। दिक्पाल ने एक दो लोगों की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और बोला, दिक्पाल जी, एक बार फिर से बिलियनर बॉस बनने की बहुत बहुत बधाई। महेश की बात से खुश होकर दिक्पाल ने पास रखी बोतल उठाई और महेश की ग्लास में फिर से शराब भर दी। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और दिक्पाल का एक आदमी अंदर आ गया। वो दिक्पाल के कान के करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, अकरम खान और बलराज चौहान गुड़गांव लौट आए हैं। अपने आदमी से ये खबर सुनते ही दिक्पाल के चेहरे पर जो मुस्कान नाच रही थी वो अचानक फीकी पड़ने लगी। उसने एक पल के लिए अपने आदमी को देखा और फिर मेंबर्स की तरफ पलटकर कहा, सब एंजॉय करो, मैं कुछ काम निपटा कर वापस आता हूँ। याद रहे, जिसने भी म्यूजिक बंद किया उसको मैं गोली मार दूंगा। इतना कहकर दिक्पाल खुद ही हंसने लगा और हॉल के बाहर आ गया। उसका आदमी भी उसके पीछे पीछे आने लगा था। दिक्पाल ने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल डस्टबिन में फेंक दी और फिर उस आदमी की तरफ पलटकर बोला, वो दोनों इटली से किसी को लेकर आए क्या? उस आदमी ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं बॉस, उसके साथ कोई नहीं आया। दिक्पाल ने ये सुनकर एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, नहीं, कुछ तो हुआ है जिसे तुम नोटिस नहीं कर पाए। अकरम खान का दिमाग बहुत तेज चलता है। उसे जरूर पता लग गया होगा कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में वो सतर्क होगा और खुलेआम कोई भी काम नहीं करेगा। वो अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग कर रहा होगा, देखना। दिक्पाल की बात पर उसके आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इतने में दिक्पाल उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, बाकी इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो तुम? इस सवाल पर उस आदमी ने ना में सिर हिलाया और बोला, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बॉस। अगर अकरम खान कोई प्लानिंग कर भी रहा है तब भी हमें उसकी कोई खबर नहीं लगती है। और जब से टाइगर ग्रुप के एक एक आदमी को टैटू लगवाया है तब से हम अपने जासूसों को उनके बीच भी नहीं भेज पा रहे हैं। इस बात पर दिक्पाल ने अपने दांत पीस लिए। अभिनव के मरने के बाद भी उसके किए गए कारनामे दिक्पाल के रास्ते में आकर उसकी रफ्तार को धीमा कर रहे थे। दिक्पाल जल्द से जल्द अपना रास्ता क्लियर करके टाइगर का नाम खत्म करना चाहता था। मैं सोचता हूँ कुछ। और पुलिस आई क्यों नहीं अभी तक? अचानक दिक्पाल ने पूछा। उसके आदमी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, पुलिस आ गई है। दूसरे रूम में ऑफिसर आपका इंतजार ही कर रहा है। आपने जैसा कहा था हम उसे चुपके से इस घर के अंदर लाए। इस बात से संतुष्ट होकर दिक्पाल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मुझे उसके पास ले चलो, देखते आज क्या बोलेगा वो ऑफिसर। दिक्पाल का ऑर्डर मानकर वह आदमी पलटा और दूसरे रूम की तरफ बढ़ने लगा। दिक्पाल भी तब तक उसके पीछे आया जब तक वो आदमी एक दरवाजे के सामने नहीं पहुंचा था। वहां पहुंचते ही उसने दरवाजे को धीरे से खोला और दिक्पाल को अंदर जाने के लिए जगह दी। वो आदमी फिर दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर वहां की पहरेदारी देने लगा।
उसका काम था कि वो फिलहाल दिक्पाल की इस मीटिंग के बीच किसी को भी ना आने दे। दिक्पाल ने देखा कि अंदर एक आदमी बैठा जरूर था, बस उसने वर्दी नहीं पहनी थी। वो दिक्पाल के घर पर कैजुअल ड्रेस ही पहनकर आया था। दिक्पाल जी, उस आदमी ने कहा और वो दिक्पाल से हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। दिक्पाल ने भी एक मुस्कान के साथ उस आदमी से हाथ मिलाया और कहा, कैसे हो, सब ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिक्पाल जी। कहिए, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो आपको मुझे सीधा अपने घर पर बुलाने की जरूरत पड़ गई? उस ऑफिसर ने पूछा। दिक्पाल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, काम तो आ गया है ऑफिसर, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगे? एक्चुअली मेरे घर पर फिलहाल एक पार्टी चल रही है और खाने पीने को बहुत कुछ है। और हाँ, तुम मेरे प्रेसिडेंट बनने वाले दिन मौजूद रहोगे या नहीं? दिक्पाल की इस बात पर उस ऑफिसर ने अपनी भौं उठाई और कहा, प्रेसिडेंट बनने वाले दिन? मैं कुछ समझा नहीं। दिक्पाल हल्का सा मुस्कुराया पर बोला, ऑफिसर मैं बिलियनर क्लब का नया प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। पुराना प्रेसिडेंट टाइगर मर चुका है, तुम जानते हो ना? दिक्पाल की बात सुनकर उस ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये बात है, खुशी का मौका तो है दिक्पाल जी, बताओ अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो। दिक्पाल इस सवाल पर मुस्कुराया और उसने फिर पलटकर एक पल के लिए अपने आदमी को देखा जो अब भी गेट पर पहरेदारी कर रहा था। दिक्पाल ने इशारों में ही अपने आदमी से कुछ बात की, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। दिक्पाल वापस से ऑफिसर की तरफ पलटा और बोला, तुम कर सकते हो ऑफिसर, तुम मेरे साथ एक डील कर सकते हो। डील? किस तरह की डील? ऑफिसर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। दिक्पाल ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन को जेल से रिहा कर दो और मैं तुम्हें इस बिलियनर क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। दिक्पाल की बात सुनकर वो ऑफिसर एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर अचानक उसकी हंसी छूट गई। दिक्पाल उसे देखता रह गया और वो ऑफिसर हंसते हुए बोला, पार्टी में शराब ज्यादा पी लिया क्या दिक्पाल जी? अरे मैं कैसे आपके बेटे को जेल से बाहर निकालूं? कोर्ट के ऑर्डर से उसको जेल में रखने के मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखा है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो अर्जुन के केस में जो जज था एक बार उससे मिलकर देखो, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए। ऑफिसर की बात सुनकर दिक्पाल ने एक गुस्से भरी सांस ली और कहा, देखो संतोष, मुझे पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। मैं उसी के बलबूते तुमसे ये डील करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस तरह का जुगाड़ पहले कर चुके हो और आगे भी इसे करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने नाम के बारे में सोचो ना यार। बिलियनर क्लब दुनिया भर के बड़े बड़े क्लब्स के साथ जुड़ा हुआ है। तुम ऐसे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। तुम्हारा बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना होगा। क्या ये सब किसी सपने से कम नहीं है? कब तक किसी सड़े हुए पुलिस थाने के घिसी पिटी लकड़ी की चेयर पर अपने आप को घिसते रहोगे? हाँ? दिक्पाल की बात सुनकर वो ऑफिसर यानी संतोष एक पल के लिए इस बारे में सोचने लगा। उसे दिक्पाल की बात में दम लग रहा था। बिलियनर क्लब से जुड़कर उसके पास मौका था अपनी आम जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई और लाख गुना बेहतर जिंदगी में कदम रखने का। ऐसे में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा पहले ये बताओ कि एग्जैक्टली करना क्या है? दिक्पाल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत सिंपल काम है ऑफिसर। अर्जुन जेल से भागेगा और तुम्हें बस उसकी मदद करनी है। तुम इतना तो कर ही सकते हो, ना मत कहना। अपनी पार्टी छोड़कर मैं तुम्हारे पास यहाँ ना सुनने नहीं आया हूँ। तुम अर्जुन को किसी भी तरह मेरे प्रेसिडेंट बनने वाले दिन से पहले जेल से बाहर निकलवा दो और फिर उस बड़े दिन तुम भी मेरे बगल में वाइस प्रेसिडेंट बनकर बैठोगे। दिक्पाल की बातों से संतोष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बिलियनर क्लब में एक बड़ी पोजीशन मिलने का मौका वो अपने हाथों से नहीं गंवाना चाहता था। यहाँ तक कि उसे अब ये भी डर लगने लगा था कि अगर वो दिक्पाल को इस डील के लिए इनकार कर देगा तो कहीं न कहीं किसी मिनिस्टर को फोन लगाकर उसे सस्पेंड न करवा दे। संतोष ने एक पल के लिए फिर से इस डील के बारे में सोचा और एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जेल से निकलने के बाद अर्जुन तब तक अपना चेहरा नहीं दिखा सकता जब तक मैं उसे
हरी झंडी ना दूं, उसे कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड ही रहना होगा। संतोष की बात पर दिक्पाल ने हाँ में सिर हिलाया और खड़े होते हुए कहा, मैं समझ गया ऑफिसर, चिंता मत करो, अर्जुन को इस बार मैं टाइट करके रखूंगा। वो बेवकूफ अपने आप को टाइगर जितना होशियार समझता है, पर असल में उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। एनीवेज, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे लिए खाना पीना भिजवा देता हूँ। पार्टी में मेंबर्स इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे निकलना होगा। संतोष इस बात पर सिर हिलाकर मुस्कुराया और बोला, जाओ जाओ, पार्टी एंजॉय करो। मैं भी पार्टी में आ जाता, लेकिन लोगों की नजरें बहुत तेज है, कोई ना कोई मुझ पर शक करने लगेगा। दिक्पाल ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, खुद का भला वही कर पाते हैं जो हमेशा शक के घेरे में रहते हैं। अगर आदमी हर किसी के सामने खुली किताब बनकर घूमेगा तो उसी के पन्ने सबसे पहले फटेंगे। संतोष भी दिक्पाल की बात सुनकर हंसने लगा। दिक्पाल के साथ ये डील करके उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उतना ही अच्छा अब दिक्पाल का भी मूड था। उसने वो सब कुछ वापस से हासिल कर लिया था जो पिछले कुछ वक्त से वो खोए बैठा था। उसे सच में अंदाजा नहीं था कि वो परिस्थितियों को इतनी जल्दी ठीक कर देगा। इतने में दिक्पाल का ही एक आदमी उसके करीब आया और बोला, बॉस, आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आ गया अब? दिक्पाल ने भौं उठाई और पूछा। उसके आदमी ने जवाब में कहा, वो अपना नाम कृतेश बता रहा है। कृतेश? दिक्पाल ने दोहराया और वो अपने दिमाग पर जोर देने लगा। उसने खूब याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे तब भी कृतेश नाम का कोई आदमी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में उसने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं कौन है, भगा दो साले को। हो सकता है पार्टी की खबर सुनकर कोई मुफ्तखोर खाने पीने आ गया हो। एक काम करो, उसे खाना दे दो, लेकिन बाहर से जाने को कह दो, अंदर मत घुसने देना। ठीक है बॉस। वो आदमी सिर हिलाकर बाहर जाने लगा। दिक्पाल वापस पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगा था। उसने 4 कदम चले ही थे कि वो अचानक रुक गया। कृतेश नाम का कोई आदमी उसे याद तो नहीं आया था, पर अगर उसने दिक्पाल से मिलने की बात की थी तो वो खाने के लिए तो नहीं आया था। क्या उसके पास दिक्पाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन थी, या फिर वो अकरम का भेजा हुआ कोई जासूस था? सच पता लगाने के लिए दिक्पाल का उससे मिलना जरूरी था। वो हर बार किसी न किसी पर शक करते हुए उसे दूर नहीं भगा सकता था। वैसे भी अभिनव अब मर चुका था, जिससे दिक्पाल को किसी भी अनजान से कोई खास खतरा था भी नहीं। अगर एक बार को कृतेश के पास दिक्पाल के लिए कोई फायदेमंद जानकारी नहीं भी होगी तो दिक्पाल उसे बाहर निकाल सकता था, पर अगर उसके पास जानकारी होगी और दिक्पाल उसे पहले ही बाहर निकाल देगा तो इसमें नुकसान दिक्पाल का ही था। अब आगे क्या होगा? कृतेश दिक्पाल से क्यों मिलने आया होगा? वो दिक्पाल के साथ दोस्ती करने की फिराक में था या दुश्मनी निकालने की? क्या पुलिस ऑफिसर संतोष वाकई अर्जुन को जेल से निकलवा पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।